Hello and welcome to Nimbus IAS Academy. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हम दो important topics को cover करने वाले हैं. So first one is needed an Indian legislative service. जैसे IAS, IPS, IRS होते हैं वैसे ही हमें एक अलग सर्विस की डिमांड कर रहे हैं ऑथर इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस. अब आप सोचिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिन द रैशनल फॉर द डिमांड ऑफ having a distinct service known as Indian Legislative Service. Second question is about TRIPS WTO के बारे में है, a blow to equitable access to essential medicines. So both of them are very very important and दोनों GS2 में आते हैं. ये IR में आ जाता है, WTO climate change सारा IR में पूछा जाता है. So let's do the first topic. So बेसिकली इट इज स्टार्टिंग, ये एक सिनेरियो में बता रहा है जहाँ पे नॉर्मली जो आपके लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, उनके अपने अपने सेक्रेटेरिएट होते हैं. ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट होते हैं, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो सारा कुछ देखते हैं वहाँ पे. ओके, तो इन सेक्रेटेरिएट्स में टिपिकली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या कोई गवर्नमेंट के साथ रहे या किसी पार्टी के साथ, दे आर बेसिकली डेप्यूटेड ओवर हियर सेक्रेटेरिएट के अंदर. तो मतलब एक तरह से अगर मैं या तो ब्यूरोक्रेट है या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो रहा तो एग्जीक्यूटिव में है, हो सकता है कि उनका कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहे. इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग होना चाहिए. So we will come to all this issue, but basically retired servants, retired bureaucrats or serving bureaucrats are appointed in the secretariat, and especially the most senior most person of the secretariat, that is Secretary General. अभी recently हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कंट्री के, who also the chairperson of the राज्यसभा, ठीक है, वो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. So he appointed Dr. PPK Ramacharayulu, ठीक है, तो इनको उन्होंने अपॉइंट किया एज दी सेक्रेटरी जनरल एंड ही वाज ऑलवेज बीन एज अ स्टाफ मेंबर ऑफ द सेक्रेटेरिएट. ठीक है, तो गवर्नमेंट से कभी एसोसिएटेड नहीं थे, ही वाज अ प्रॉपर स्टाफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट. बट 3 महीने के अंदर ही उनको निकाल दिया गया. ही वॉज रिप्लेस्ड बाय रिटायर्ड सिविल सर्वेंट PC मोदी. ठीक है, तो इनको यहाँ पे रख दिया गया एंड इट इज पॉसिबली बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी या प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो भी वहाँ पे है ऑन द गवर्नमेंट, एंड उसके चलते शायद प्रेशर की वजह से उनको चेंज करना पड़ा यहाँ पे. सो दिस बेसिकली इज ब्रिंगिंग आउट द थीम. ये जो आपका आर्टिकल आ रहा है ये थीम को हाईलाइट कर रहा है दैट हमारे पास एक अलग सर्विस होनी चाहिए ऑल टुगेदर, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या स्टेट के लेवल पे हो जो लेजिस्लेचर होता है, जब पंचायत या म्यूनसिपैलिटी लेवल. हमारे पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव बॉडीज है और उसकी स्टाफिंग के लिए उनके जो की ऑफिशियल्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड सर्विस होनी चाहिए, इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस. जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे एक डिस्टिंक्ट सर्विस होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से परे है, एग्जीक्यूटिव से परे है. दैट इज द बेसिक आइडिया. ओके, नाउ आर्टिकल 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड भी करता है द स्कोप ऑफ सेपरेट सेक्रेटेरिएट, कि लोकसभा का अलग सेक्रेटेरिएट होगा, राज्यसभा का अलग सेक्रेटेरिएट होगा. एंड द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस इज कि वो चाहते थे कि एक सेपरेशन रहे दोनों के बीच. ये राज्यसभा का काम अलग होता है तो इसमें सेपरेशन होनी चाहिए, लोकसभा का काम होता है अलग होता है, उसको सेपरेट होना चाहिए. तो यही अगर पार्लियामेंट्री पॉलिटी में बोलूं तो एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग होता है. ठीक है, तो उनके लिए अलग यहाँ पे अगेन सर्विस होनी चाहिए. तो आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट के लिए हमें प्रोवाइड करता है. और जो इसको हेड करते हैं दैट इज द सेक्रेटरी जनरल. रैंक में ही इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी. हम यूनियन लेवल पे बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं. सो इज इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी. That is very, very
सीनियर पर्सन, द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर। उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारे प्रिविलेजेस भी उनको मिलते हैं, जैसे प्रिविलेज फ्रॉम अरेस्ट, इम्यूनिटी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा। बट एक की कंडीशन है फॉर द सेक्रेटरी जनरल, अगर आपको बनना है, कि आपको सारे काम आने चाहिए। जो भी जिस भी हाउस में आप हो, लोकसभा में हो, आप राज्यसभा में हो, आपको सारे काम उसके आने चाहिए, आपको सारे प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स आपको उसके पता होने चाहिए। पर अगर कोई एग्जीक्यूटिव से है, आईएएस, आप टिपिकली आप सोचिए कोई आईएएस से है, कोई आईपीएस से है, उन्होंने अपना काम अलग अलग जगहों पे करा है, सो हाउ दे विल नॉट हैव जो उतनी नॉलेज जो चाहिए, उस तरह का नॉलेज वहां पे नहीं होगा, राइट? सो दैट कॉम्प्रोमाइजेस और रैंडमाइज द कॉम्पिटेंस जो वहां पे चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रैशनल देख लीजिए, सो वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, द अदर इज द इशू ऑफ कॉम्पिटेंस। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब हम बात करते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो आते हैं, इवन इफ दे आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ये बैगेज के साथ अपने आते हैं। दे मे हैव सर्टेन पॉलिटिकल, किसी गवर्नमेंट के साथ काम किया, किसी पार्टी के साथ किए, तो वो अपने उस बैगेज के साथ वहां पे आते हैं। हो सकता है कि पिछले रेजिम में कुछ उनके हाथों कुछ हुआ गलत सलत, ठीक है, वॉट एवर, देयर मे बी अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे। और लेजिस्लेचर का काम है कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है उस पर नजर रखना। एग्जीक्यूटिव इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, उसी में से है। अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बाहर हो जाएंगे वहां से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो निगरानी रखना उस पर। बट द लेजिस्लेचर इज डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो ये बेसिक इशू है यहाँ पे, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। Okay, so this is the basic issue over here. Now I would like to add more dimensions to this. तो ये आर्टिकल बेसिकली बोल रहा है कि देखो, हमें ना इससे अपनी इंडिपेंडेंट इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस होनी चाहिए, जिसपे सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा जो पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का इस पे कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव का कोई लेना देना नहीं है। वो सारे क्राइटेरिया वगैरह सेट करे, कितने लोग डेप्यूट होने हैं, क्या होना है, वो सब ये करेगा। और इसके लिए राज्यसभा बिल भी पास कर सकता है इन नेशनल इंटरेस्ट, उनके पास एक प्रोविजन होता है। सो बाय मीन्स ऑफ आर्टिकल 312 दे कैन पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, ठीक है। आपकी जितनी भी AIS है, ऑल इंडिया IAS सर्विस हो गया, IPS हो गया, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, दैट इज अंडर द प्रोविजन। ऑब्वियसली IAS पहले से था, बट फॉरेस्ट सर्विस जो हो गया वो आर्टिकल 312 के चलते आई थी। ओके, सो दिस इज इट। नाउ आई विल ऐड वन मोर थिंग टू दिस थिंग। जब हम इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, और लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एक थीम है कि क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क अच्छा नहीं है हमारी कंट्री में एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, अच्छा नहीं है। रिसर्च हो रही है, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड more budgetary allocations has to be done. We need to have a pool of talent who can complement the research and the legislative work of the MPs, MLAs, etc. ठीक है, उस एरिया पे भी हमें काम करना है। What if we can merge the ILS, Indian Legislative Service, with that thing also? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं इस टॉपिक को। Now coming to the next article, that is a blow to equitable medicines. A blow to equitable access to essential medicines. ओके, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, और ये बेसिकली बात कर रहा है इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हु अप्रोच्ड द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, उसके जो रूल्स है ट्रेड के, एंगेजमेंट के, उसके वो रेगुलेट करता है। तो उसमें एक प्रोविजन है अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स भी बोलते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, सो ट्रिप्स है यहाँ पे। तो इंडिया बोल रहा है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, वो बोल रहे हैं देखो भाई, ऐसी बात है कि कोविड हो रहा है,
हमें कोविड के लिए कुछ कंट्रीज में ऑब्वियसली इसमें काम किया, अच्छा काम किया है, उन्होंने वैक्सीन्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है, उन्होंने न्यू इक्विपमेंट्स आई है, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आई है। तो हमें कुछ रिलैक्सेशंस चाहिए ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अब जो इन्वेंटर है, जिस भी व्यक्ति ने वो इन्वेंट किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसका खर्चा हुआ है ना, उस व्यक्ति का या उस संस्था का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है ट्रिप्स, उनको बेसिकली पेटेंट्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पर ट्रिप्स ये भी प्रोवाइड करता है कि अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कंपल्सरी लाइसेंसिंग हो जाए। मतलब आप समझ रहे, आप किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट किसी ने बनाया और वो यही बेच सकता है क्योंकि उसी ने डेवलप किया, कुछ सालों के लिए वो परमिशन दे देते हैं। नहीं तो वो व्यक्ति जिसने बनाया है वो किसी और को अपना पेटेंट बेच सकता है और वो रॉयल्टी कमा सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो इट इज़ बेसिकली टू इंसेंटिवाइज क्रिएटिविटी, नॉलेज। ठीक है, नहीं तो कोई भी कॉपी फिर करता रहेगा, पेटेंट्स प्रोडक्ट मार्केट में आया, कोई भी इसको कॉपी करता रहेगा, तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है नई चीज़ें बनाने का। और अगर हमें नई ड्रग्स चाहिए, न्यू मेडिसिन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तो हमें ये प्रोटेक्शन इनोवेटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट देन देर आर सर्टेन exceptional circumstances like we have with reference to COVID-19। ठीक है, तो COVID-19 के लिए बोल रहे देखो अब ये सिचुएशन है, बड़ी ख़राब है, तो हमें जो कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें हम कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं। नॉर्मली कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए एक नॉर्म है कि अगर कोई दवाई बहुत महंगी है, अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए यूएस की कंपनी बोल रही है हम इंडिया में नहीं करेंगे, ठीक है, अवेलेबल नहीं, कि मार्केट ही नहीं है तो हम नहीं कर रहे, यहाँ पे बेच रहे, बहुत महंगी दवाई है, तो अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, तो इन दैट केस द कंट्री हैज राइट टू हैव प्रोवाइड कंपल्सरी लाइसेंस। का लाइसेंस वहाँ से उठा ले, उसका जो भी नॉलेज है वो उसको उठा ले वहाँ से और किसी और कंपनी को दे दे, ताकि वो सस्ते में दवाई उपलब्ध करा सके, दवाई हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो। तो वो बोल रहे देखिए हमें ये कोविड रिलेटेड जो भी दवाई है, वैक्सीनेशन है, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसके लिए हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ कीजिए, हमें ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक उन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी। सो दिस वाज बीइंग हर्ड एट द WTO, और WTO में कंफ्यूजन हो गई, कोई आउटकम ही नहीं निकला इस बात पे। नॉर्मली ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो ये सारी डेवलपमेंट्स कर रही है वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, और वो अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहती है, वो अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहती है। और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि इंडिया वगैरह, जो चाहते हैं अफोर्डेबल मेडिसिन हो, हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो, उनको प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं हमको तो चाहिए, एक्सेस चाहिए इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये बेसिक मुद्दा आता है डेवलप्ड एंड दिस थिंग, डेवलप्ड कंट्रीज एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। So India is wanting exemptions for a whole array of things associated with COVID। तो ये डेडलॉक हो गया, काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने बोला देखो अब कुछ हो तो सकता नहीं है, पर हम आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, EU सोल्यूशन। यूरोपियन यूनियन ने बोला हम आपको एक वे फॉरवर्ड बताते हैं। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बोले कि हम, और लाइकवाइज अदर कॉड मेंबर्स माइनस इंडिया, ठीक है, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज है बाकी सारी, हम भी आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों एक जैसी है। ठीक है, तो आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस आप समझ लीजिए, बिकॉज कोई आपको ये नहीं पूछने का EU सोल्यूशन क्या थी, कॉड सोल्यूशन क्या थी। अगर कोई चीज़ है तो वो आपको पूछेंगे ट्रिप्स क्या है, ठीक है, ट्रिप्स क्या है, WTO क्या है, उस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इंडिया का स्टैंड क्या है ऑन मेकिंग इंक्लूसिव मेडिसिन, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आएगा। एनीवेज, तो इन्होंने यहाँ पे बोला, एक वे फॉरवर्ड बोला, देखो जी आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग चाहिए, नो इश्यूज, हम आपको देंगे, पर सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। पर ट्रीटमेंट करनी है, ठीक करना है लोगों को, कहते हैं नहीं हम नहीं दे सकते आपको, तो सिर्फ ये वैक्सीनेशन के लिए अवेलेबल है। अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट से तो कहते हैं वो भी नहीं दे सकते। अच्छा, हम ये दे तो रहे हैं आपको, पर आपको हमें इसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे, हम हर किसी कंट्री को कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो देयर विल बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई कंट्री जो लेस देन 10% उसका ग्लोबल एक्सपोर्ट, अगर 10% से ऊपर है तो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको नहीं दे रहे उस देश को।
तो बेसिकली चाइना को बाहर करना था, तो इसलिए, ठीक है। पर इंडिया का शेयर काफ़ी कम है, इट्स अबाउट 1 to 2%, तो इंडिया को इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट बेसिकली इट्स दैट कि लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सोल्यूशन ओवर हियर। और इसके बियॉन्ड, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप टर्म सुन लेंगे ट्रिप्स प्लस, तो ट्रिप्स में जो प्रोटेक्शंस दे रखी है इंटेलेक्चुअल, उसके बियॉन्ड डेवलप्ड कंट्रीज कोशिश करते हैं कि वो जा सके। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे एडिशनल कंडीशंस लगा दी है जो ट्रिप्स के बियॉन्ड है। वो कह रहे हैं कि जितने भी पेटेंट्स आ रहे हैं वो सारे WTO को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कंडीशन रख ली, प्रपोज कंडीशन लिस्टिंग ऑल पेटेंट्स कवर्ड अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग। नाउ दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट। और उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए, अगर हम आपको ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अब वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि नो हाउ प्रोवाइड किया हो, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे इश्यूज को समझिए। आपको यहाँ पे मिल रहा है इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन, किन कंडीशंस में कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं, और इंडिया ने एक लॉ बना रखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए, दैट इज इंडियन पेटेंट्स एक्ट, ठीक है। सो दैट इज बीइंग डन एंड दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद ट्रिप्स। और ट्रिप्स क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजीम जो वर्ल्ड के अंदर है, उसकी कॉमन सेट ऑफ रूल्स हो, वो बनाए गए हैं बाय द WTO। क्यों बनाया गया है? कि पेटेंट जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और आप ये भी देख रहे हैं कि ट्रिप्स में अलग अलग कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है, और कैसे ट्रिप्स को और बढ़ावा, ट्रिप्स को और मतलब ट्रिप्स के जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को और एक्सटेंड करने की कोशिश करती है द डेवलप्ड ब्लॉक। तो यही एक रीजन है कि हम लोग RCEP से भी बाहर हो गए थे, बिकॉज जो ट्रिप्स में नॉर्म्स है उससे बियॉन्ड ये जा रहा था, राइट। देन सो दिस एसेंशियली कंक्लूड्स आवर डेली न्यूज एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.